नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ताकतवर सेनाएं, खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्थाएं और देशों के बीच होने वाली बड़ी-बड़ी संधियां। हाँ, और ये सब सच भी है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजें वो नहीं है जिन्हें आप देख या छू सकते? क्या हो अगर असली ताकत विचारों में, पहचान में और हमारे साझा विश्वासों में छिपी हो? बिल्कुल। दशकों तक सब यही मानते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पावर और पैसे का खेल है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थीं। जैसे पुराने दुश्मन दोस्त क्यों बन रहे थे, या कुछ देश अचानक अपनी सदियों पुरानी नीतियां क्यों बदल रहे थे। और इन्हीं पहेलियों को सुलझाने के लिए कुछ नए विचारकों ने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा, आप गलत जगह देख रहे हैं। असली खेल तो वो तो इंसानी दिमाग में चल रहा है। और इसी क्रांतिकारी विचार को आज हम समझने वाले हैं, जिसका नाम है रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि यह दुनिया असल में बनती कैसे है। क्या नियम पहले से लिखे हुए हैं या खिलाड़ी खेलते खेलते खुद नियम बना रहे हैं? इस सफर में हमारे गाइड होंगे निकोलस ऑनोफ, अलेक्जेंडर वेंट और पीटर कैटजेनस्टीन जैसे कुछ कमाल के विचारक। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। रचनावाद की बुनियाद, जहां तक मैं समझी हूं, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार पर टिकी है ना? हाँ बिल्कुल। ये यथार्थवाद रियलिज्म और नियो रियलिज्म जैसे सिद्धांतों की आलोचना से उभरा। वो सिद्धांत जो कहते हैं कि सब कुछ भौतिक शक्ति से तय होता है, यानी सेना और पैसा। और रचनावादियों ने आकर कहा, हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, उन्होंने कहा 1000 टैंकों का क्या मतलब है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो टैंक दोस्त के हैं या दुश्मन के। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब 500 ब्रिटिश टैंक अमेरिका के लिए खतरा नहीं है, लेकिन वही 500 टैंक अगर किसी दुश्मन देश के हों तो बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, टैंक तो वही है, बदला क्या? बदला है रिश्ता, बदला है विचार। ठीक यही पॉइंट है। रचनावाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक है, भौतिक नहीं। जिसे हम वास्तविकता कहते हैं वो कोई बाहर रखी हुई चीज नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो हमारे साझा विचारों, विश्वासों और समझ से बनती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पैसा है। आपकी जेब में रखा 500 का नोट असल में तो कागज का एक टुकड़ा ही है। उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। हाँ, कागज की कीमत तो शायद 1 रुपया भी ना हो। पर हम सब मानते हैं कि उसकी कीमत 500 रुपए है। हमारे इस साझा विश्वास ने ही उस कागज के टुकड़े को मूल्यवान बना दिया है। सही बात है। अगर कल हम सब ये मानना बंद कर दें तो वो वापस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। रचनावादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति, हित और खतरा जैसी चीजें बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। वाह, जिसे हम हकीकत समझ रहे हैं वो असल में एक सामूहिक कहानी है जिसे हम सब मिलकर लिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस कहानी को लिखने की शुरुआत कैसे हुई? इस विचार को सबसे पहले किसने पेश किया? इस विचार को व्यवस्थित रूप देने वालों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम है निकोलस ऑनफ का। उन्होंने 1989 में एक किताब लिखी, द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। हमारी बनाई हुई दुनिया, नाम से ही सब कुछ साफ है। बिल्कुल। इसी किताब में उन्होंने पहली बार रचनावाद शब्द का इस्तेमाल किया और ऑनफ का कहना था कि हम अपनी दुनिया शब्दों से बनाते हैं। शब्दों से? ये तो सुनने में किसी जादू की तरह लगता है कि बस कुछ कहा और दुनिया बदल गई। ये शायद जादू ही है, पर ये हर रोज होता है। ऑनफ ने इसे स्पीच एक्ट्स कहा। उनका मानना था कि जब हम बोलते तो हम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, हम असल में कुछ कर रहे होते हैं, हम हकीकत गढ़ रहे होते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमारी ये सामाजिक दुनिया 3 तरह के नियमों से चलती है और ये तीनों नियम भाषा से ही बनते हैं। 3 तरह के नियम, ये थोड़ा समझाइए। पहला है अनुदेश नियम। ये वो नियम है जो बताते हैं कि दुनिया कैसी है। जैसे जब अमेरिका किसी देश को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित करता है तो वो सिर्फ एक तथ्य नहीं बता रहा, वो एक सामाजिक वास्तविकता बना रहा है। हाँ, क्योंकि उस एक बयान के बाद उस देश के साथ बाकी देशों के रिश्ते बदल जाते हैं, उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। ठीक है ही, एक बयान ने दुनिया को बदल दिया। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक एक्शन है। समझ गई। और दूसरा नियम? दूसरा है निर्देश नियम। ये बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव पारित करके कहती है कि इराक को कुवैत से बाहर निकल जाना चाहिए, तो ये एक निर्देश है। अच्छा, ये कमांड की तरह है। हाँ, ये एक ऐसा स्पीच एक्ट है जो किसी से कुछ करने की मांग कर रहा है। प्रतिबंध लगाना या सैन्य हस्तक्षेप का आदेश देना, ये सब
इसी के उदाहरण हैं। और तीसरा मुझे लगता है वादों से जुड़ा होगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां। बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा है प्रतिबद्धता नियम। ये वादे और दायित्व बनाते हैं। जब दो देश एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो वे शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं। ये वादा उनकी भविष्य की कार्रवाइयों को बांधता है और एक नई हकीकत बनाता है, शांति की हकीकत। तो ऑनऑफ के मुताबिक इन तीनों तरह के बयानों से हम लगातार अपनी दुनिया का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहते हैं। हाँ, ठीक है, अगर ओनेफ ने ये बताया कि शब्दों से दुनिया बनती है, तो अगला सवाल ये था कि इन शब्दों से किस किस तरह के दुनिया बन सकती हैं। क्या हम हमेशा दुश्मनी और लड़ाई वाली दुनिया बनाने के लिए मजबूर हैं, जैसा यथार्थवादी कहते हैं? या कोई और रास्ता भी है? और इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए अलेक्जेंडर वेंट सामने आए। वेंट को आज रचनावाद का सबसे प्रभावशाली विचारक माना जाता है। उनका 1992 का एक लेख है जिसका शीर्षक ही एक तरह से आइकॉनिक बन गया है। हाँ, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, यानी अराजकता वह है जो राज्य उसे बनाते हैं। ये लाइन तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में एक धमाके की तरह थी। इसने नव यथार्थवाद की नींव पर ही सवाल उठा दिया था, है ना? हाँ, ये सीधा हमला था। नव यथार्थवादी कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता है, मतलब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। बिल्कुल। और इस वजह से हर देश को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है, जिसे वो सेल्फ हेल्प कहते हैं। और इसका नतीजा देशों के बीच हमेशा शक और दुश्मनी का माहौल। एक तरह से पत्थर की लकीर थी कि ऐसा ही होगा। लेकिन वेंट ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। वेंट ने कहा कि अराजकता का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। ये एक खाली कैनवस की तरह है। उस पर तस्वीर कैसी बनेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पेंटर यानी देश एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मतलब बातचीत से ही माहौल बनता है। हाँ, अगर दो देश पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं तो वे दुश्मनी की दुनिया बना लेंगे। लेकिन अगर वे हाथ मिलाते हैं और व्यापार करते हैं तो वे दोस्ती की दुनिया बनाएंगे। मतलब अराजकता का माहौल बातचीत से बनता है, ये पहले से तय नहीं होता। ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब अराजकता का मतलब हमेशा जंगल का कानून नहीं है, ये एक खाली कमरे जैसा है। अगर दो लोग उस कमरे में बंदूक लेकर घुसें तो माहौल तनाव भरा होगा, और अगर हाथ मिलाने के लिए घुसें तो दोस्ताना। तो वेंट के हिसाब से इस खाली कैनवस पर कितने तरह की तस्वीरें बन सकती हैं? वेंट ने मुख्य रूप से 3 तरह की अराजकता की संस्कृतियों का जिक्र किया। पहली है हॉब्सियन संस्कृति। हॉब्सियन? हाँ, थॉमस हॉब्स के नाम पर। इसे आप एक बैटल रॉयल गेम की तरह समझ सकते हैं, जैसे पबजी या फोर्टनाइट, जहां कोई नियम नहीं है और हर कोई एक दूसरे को खत्म करना चाहता है। ठीक वही। यहाँ राज्य एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखते हैं, अस्तित्व ही दांव पर लगा होता है। वेंट के अनुसार 17वीं सदी से पहले दुनिया कुछ ऐसी ही थी। बहुत ही खतरनाक दुनिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आई लॉकियन संस्कृति। इसे आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग जैसे आईपीएल या फुटबॉल लीग की तरह समझ सकते हैं। टीमें एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, वो जीतने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। हाँ, वे एक दूसरे का वजूद खत्म नहीं करना चाहती। यहाँ राज्य एक दूसरे के अस्तित्व के अधिकार को मानते हैं, भले ही उनमें कंपटीशन हो। 1648 की वेस्टफैलिया संधि के बाद आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसी पर आधारित है। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाती है, वो है कांतियन संस्कृति। ये दोस्तों की एक टीम की तरह हैं जो मिलकर किसी बड़ी समस्या को सुलझा रही हैं। यहाँ राज्य एक दूसरे को दोस्त समझते हैं। विवादों को हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाया जाता है। यहाँ एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है। बिल्कुल, यानी सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत काम करता है। वेंट का मानना है कि आज के लोकतंत्र जैसे यूरोपीय संघ या नाटो के सदस्य देश आपस में इसी तरह का रिश्ता साझा करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या एक यथार्थवादी ये नहीं कहेगा कि पहचान और दोस्ती तब तक ही मायने रखती है जब तक आपके दरवाजे पर दुश्मन की सेना ना खड़ी हो? क्या असली दुनिया में भौतिक शक्ति इन सामाजिक विचारों पर हमेशा हावी नहीं हो जाती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और रचनावादी इसका जवाब देते हैं। यहाँ एक मुर्गी और अंडे वाली पहेली है। क्या लोग समाज को बनाते हैं या समाज लोगों को बनाता है? इसका जवाब तो शायद यही है कि दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। बिल्कुल। वेंट कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यही होता है। राज्य यानी एजेंट अपनी बातचीत और व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यानी संरचना को बनाते हैं, लेकिन वही सिस्टम
पलटकर राज्यों की सोच, उनकी पहचान और उनके हितों को भी आकार देता है। अच्छा, तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। हाँ, इसी दो तरफे रिश्ते को एजेंट और संरचना का आपसी गठन कहते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए विचार और भौतिक शक्ति अलग-अलग नहीं है, वे एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। ऑनफ ने बताया कि दुनिया शब्दों से बनती है। वेंट ने समझाया कि उन शब्दों से अलग-अलग तरह की दुनिया बन सकती है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। ये विचार, ये पहचान, ये दोस्ती दुश्मनी के भाव, ये आते कहाँ से हैं? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर मार्था फिनमोर और पीटर कैटजेनस्टीग जैसे विचारकों का काम तस्वीर को पूरा करता है। मार्था फिनमोर ने एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों को ये सिखाते हैं कि उनके हित क्या हैं। एक मिनट, सिखाते हैं? ये तो उल्टा लग रहा है। हम तो सोचते हैं कि देश अपने हित खुद तय करते हैं और फिर उन हितों को पूरा करने के लिए संगठन बनाते हैं। फिनमोर ने दिखाया कि ये प्रक्रिया अक्सर उल्टी होती है। उन्होंने इसे साबित करने के लिए 3 कमाल की केस स्टडीज दी। पहली थी यूनेस्को की। यूनेस्को? हाँ, 1950s और 60s के दशक में जब कई नए देश आजाद हो रहे थे, यूनेस्को ने ये विचार फैलाना शुरू किया कि हर आधुनिक और सभ्य देश के पास विज्ञान नीति बनाने के लिए एक सरकारी संस्था होनी चाहिए। तो क्या देशों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये मॉडर्न लगता था? हाँ, फिनमोर ने पाया कि दुनिया भर के दर्जनों देशों ने ऐसी संस्थाएं बनाई, भले ही उस वक्त उनके पास न तो वैज्ञानिक थे और न ही विज्ञान के लिए बजट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म या मानदंड बन गया था, एक तरह का सामाजिक दबाव था। जैसे आज हर बड़ी कंपनी को एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है क्योंकि ये एक वैश्विक नॉर्म है। एकदम सही उदाहरण है। फिनमोर ने दिखाया कि देशों के साथ भी ऐसा ही होता है। उनकी दूसरी केस स्टडी ICRC यानी रेड क्रॉस की थी, जिसने युद्ध के नियमों और मानवीय हस्तक्षेप के मानदंडों को बढ़ावा दिया। और तीसरा उदाहरण विश्व बैंक का था। हाँ, शुरुआत में विश्व बैंक का लक्ष्य सिर्फ देशों की GDP बढ़ाना था, लेकिन समय के साथ विश्व बैंक ने ही ये विचार फैलाया कि असली विकास का मतलब गरीबी उन्मूलन है। आज दुनिया का हर देश अपने विकास को गरीबी के आंकड़ों से मापता है। इन सभी मामलों में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राज्यों के हितों को ही फिर से परिभाषित कर दिया। मतलब हित पहले से तय नहीं होते, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा गढ़ा भी जा सकता है। लेकिन ये तो हुई बाहरी प्रभाव की बात। क्या किसी देश के अंदर की संस्कृति और पहचान भी मायने रखती है? बिल्कुल, और यहीं पर पीटर कैटजेनस्टीग का काम आता है। अपनी किताब द कल्चर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में उन्होंने इसी सवाल पर ध्यान दिया। उनका तर्क था कि किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि उसकी अपनी घरेलू संस्कृति, पहचान और मानदंडों से तय होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद जापान है ना? हाँ, जापान एक क्लासिक उदाहरण है। 1945 से पहले जापान एक आक्रामक, सैन्यवादी देश था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद वो एक शांतिवादी देश बन गया। अब यथार्थवादी कहेंगे कि ऐसा अमेरिका के दबाव में हुआ। लेकिन कैटजेनस्टीग का तर्क अलग था। हाँ, उन्होंने दिखाया कि असली वजह जापान के अंदर हुए गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव थे, जैसे कि उनका नया संविधान। हाँ, उसका अनुच्छेद 9 जो युद्ध को हमेशा के लिए त्याग देता है। बिल्कुल, सेना की राजनीतिक शक्ति खत्म कर दी गई और ये एक अनकहा नियम बन गया कि रक्षा बजट GDP के 1% से ज्यादा नहीं होगा। ये जापान की नई शांतिवादी पहचान का प्रतीक बन गया और दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद जापान ने अपनी इस पहचान को नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि व्यवहार सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अंदरूनी पहचान से भी बदलता है। सही बात है। इसी तरह टेड हॉफ्स ने दिखाया कि सोवियत संघ की विदेश नीति को समझने के लिए उसकी आंतरिक कम्युनिस्ट पहचान को समझना जरूरी था। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ रखें तो तस्वीर ये बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय दुनिया कोई पत्थर की बनी इमारत नहीं है। ये तो गीली मिट्टी की तरह है जिसे लगातार आकार दिया जा रहा है। पहचान, हित, यहाँ तक कि अराजकता का मतलब भी तय नहीं है। बिल्कुल, आज की चर्चा के मुख्य निष्कर्ष यही हैं। पहला, विचार और मानदंड उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी भौतिक शक्ति। एक परमाणु बम का होना एक बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल न करने का वैश्विक नॉर्म शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, देशों की पहचान और हित स्थिर नहीं होते हैं, वो सामाजिक रूप से बनते हैं और बदल सकते हैं।
सोवियत संघ का रूस बन जाना सिर्फ नक्शे पर बदलाव नहीं था, ये पहचान का एक गहरा बदलाव था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सिर्फ देशों पर कुछ थोपती नहीं है। देश भी अपने व्यवहार और अपनी बातचीत से उस प्रणाली को लगातार बनाते और बदलते हैं। मतलब हम सिर्फ इस खेल के मोहरे नहीं हैं, हम इस कहानी के लेखक भी हैं, सिर्फ किरदार नहीं। सही कहा। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हम आज दुनिया में देशों के बीच बदलते रिश्तों को देखते हैं, चाहे वो पुराने दुश्मन हो जो अब दोस्त बन रहे हैं, या दशकों पुराने दोस्त जो अब एक दूसरे से दूर जा रहे हों, तो हमें सोचना चाहिए, क्या ये सिर्फ सैन्य या आर्थिक शक्ति के संतुलन में आया बदलाव है, या हम उनकी पहचान और दुनिया को देखने के नजरिए में एक गहरे रचनावादी बदलाव को देख रहे हैं? एक ऐसा बदलाव जो उनकी बातचीत, उनके बयानों और उनके साझा विश्वासों से ही आकार ले रहा है, ठीक हमारी आंखों के सामने।